हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजे सिविल्स एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। तो बेटा सीडीएस एग्जामिनेशन की इस पीवाईक्यू सीरीज में आपको पता है कि मैं और विनीत सर लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए सारे एमसीक्यूज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ईयर वाइज जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे आपका सीडीएस 1 की बात करें आप जो होता है आपका अप्रैल में, और चाहे आप सीडीएस 2 की बात करें जो होता है आपका सितंबर में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब मैं यहां सर कोई भी वीडियो लेकर के आए सो आप एक भी वीडियो मिस ना करें और आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा आज हम लोग करने वाले हैं 2020 नहीं, 2020 तो कंप्लीट हो गया, 2021 जो पहला पेपर हुआ है, जो बाद वाला पेपर हुआ है, दोनों के एमसीक्यूज। तो देखना शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज कौन कौन से आए। देखो बेटा पहला क्वेश्चन जो आया है आपके सामने बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक बात फिर से कहूंगा, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं फिर से बता रहा हूं आपसे बेटा बेसिक अपने कमजोर मत रखिए, क्योंकि अभी तक आपने 4 वीडियो देखे हुए हैं केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सबके, और सब में आप देख रहे हैं कितना बेसिक पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, क्या बोला गया है आपसे, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ, मतलब सेल वॉल किसमें नहीं प्रेजेंट है। भाई साहब हमको ये पता है कि सेल वॉल जो होती है वो केवल और केवल प्लांट सेल में होती है, और अगर प्लांट सेल में होती है तो आप देखेंगे सर प्लांट तो दिया ही दिया है, फंजाई में सेल वॉल जो पाई जाती है वो काइटिन की पाई जाती है, और आपको पता है कि बैक्टीरिया में जो पाई जाती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की पाई जाती है। मतलब आपने बैक्टीरिया में भी देखा सेल वॉल, आपने प्लांट में भी देखा सेल वॉल, आपने फंजाई में भी देखा सेल वॉल, बट किसमें नहीं पाई जा रही है आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर ये फीचर होता है एनिमल सेल का कि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आंसर सीधे हो जाएगा आपका, क्या सीधे आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भाई साहब हिंदी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं फिर से जान लीजिए, जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हम देखना शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर आप आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से, देखो बोला ना भी मैंने, वही चीज मैंने बोला, क्या चीज, कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आपको पता है कि जो मानव कोशिका है या जंतु कोशिका जो होगी उसमें नहीं होगी। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, कवक बहुत बार पूछा जाता है आपसे, अलग अलग तरह से आपसे पूछा जाता है, तो फंजाई वाला पोर्शन लर्न करके रखिएगा कि इसमें काइटिन पाया जाता है। ठीक है, चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या बोला जा रहा है इसमें समझिएगा, पहले सुनिए समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करिए और आपको समझ में 110% आएगा। क्या बोला जा रहा है भाई, देखो बोला जा रहा है कि अ चाइल्ड रिसीव अ टॉल ब्यूटीफुल प्लांट एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर विद अ क्विज। मतलब पिताजी हैं वो एक लंबा पौधा दे रहे हैं अपने बच्चे को उसके बर्थडे में, और एक क्विज भी साथ में दे रहे हैं। क्या क्विज दे रहे हैं भाई, देखो बोला गया है द फादर आस्क्ड हर हाउ शी वुड वेरीफाई वेदर दिस टॉल प्लांट वाज द प्रोजेनी ऑफ बोथ द टॉल पेरेंट और वन टॉल एंड वन शॉर्ट पेरेंट प्लांट। अब आप समझिए यहां पे सिंपल सी बात बोला गया है, क्या बोला गया है कि अगर ये क्विज क्या है, क्विज ये है कि अगर जो पहला लंबा वाला प्लांट है इसको कैसे वेरीफाई करेगी वो बच्ची कि वो प्रोजेनी है या हम बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अगर प्लांट, क्या प्लांट लंबा है या एक लंबा और एक छोटे प्लांट की प्रोजेनी। एक बार क्वेश्चन को बेटा हिंदी में ही बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो एक बच्ची को जन्म दिवस पर अपने पिता से एक लंबा सुंदर पौधा उपहार में मिला, सही बात है भाई, किंतु साथ में एक प्रश्न भी मिला है। और क्या मिला है, पिता ने पूछा कि वह कैसे सत्यापित करेगी, हाउ शील प्रूव, कि इस संतति, संतति कहने का मतलब है बेटा प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, संतति लंबे पौधे के दोनों जनक पौधे लंबे थे, या तो जो पेरेंट प्लांट थे वो दोनों लंबे थे, या एक जनक पौधा लंबा और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा छोटा है। तो देखिए इसको करने के लिए आपके पास बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपने जेनेटिक्स थोड़ी सी पढ़ी है तो भाई साहब मेंडल के बारे में आप जानते होंगे, और मेंडल के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि मेंडल ने जो
प्लांट चूज किया है, या हम बोल रहे हैं जो लंबा प्लांट चूज किया है उसको क्या बोला इन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है, या हम बोल रहे हैं कि उसको बताया है कैपिटल टी और कैपिटल टी से। अब यहां पर तीन चीजें बोली गई हैं। क्या बोला गया है बेटा? एक है पर परागण, एक है स्वपरागण, एक है ऊतक संवर्धन, एक है ऋणात्मक प्रवर्धन। ठीक, एक बार देखो भाई, इंग्लिश में भी देख लेते हैं यहां पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, टिश्यू कल्चर या नेगेटिव प्रोपगेशन। देखो, नेगेटिव प्रोपगेशन से तो हमको मतलब ही नहीं है, टिश्यू कल्चर से हमें मतलब नहीं है। ठीक, क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ये मेंडल ने कभी नहीं किया। इन्होंने दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट की है, एक क्रॉस पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए, ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, हमको यह पता चल सकता है कि सर अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन अगर कराते हैं तो हमने यहां पर देखा कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, और क्रॉस पॉलिनेशन हमने किसके साथ में कराया? क्रॉस पॉलिनेशन हमने करा दिया यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ में। अब आप समझो यहां पे, अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन कराते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? सर ये वाला प्लांट जो है ये हाइब्रिड टॉल है, या अगर आप मान लेते हो कि आपने ये वाला प्लांट ले लिया है जो आपका स्मॉल पाया जा रहा है, अगर आप इसको लोगे तो आपका नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगा बेटा? हाइब्रिड आएगा। या आप बोलोगे कि किसी भी तरह से हमें यह प्रूव नहीं हो पाएगा कि वो प्लांट एग्जैक्टली टॉल था या डॉर्फ था। बट अगर आपने क्या किया, आपने सेल्फ पॉलिनेशन कराया कैपिटल टी और कैपिटल टी में, तो आपको यह पता चलेगा कि नेक्स्ट जनरेशन में आकर के आपका कैपिटल टी ही बनेगा। तो यहां पर कैपिटल टी, बहुत ध्यान समझिए इस बात को, ये कैपिटल टी इस बात को बता रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये वही वाला पौधा है जो उसको गिफ्ट मिला है, और जो उसके पेरेंट है ये भी क्या है बेटा? ये भी यहां पर कैपिटल टी पाए जा रहे हैं, तभी इन्होंने अपने ही तरह का पौधा बनाया होगा। और जब बनाया होगा तो हम आंसर क्या बोलेंगे बेटा? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई? नोट करिएगा इसको अपने तरह से, आपको जैसे समझ में आया है आप वैसे अपनी लैंग्वेज में इसको नोट करिए और आंसर बिल्कुल सही लगाइएगा यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन। चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमसे क्या बोला गया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोला गया है यहां पे, अ स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन। अच्छा देखो, दो तीन चीजें तुम्हें बता दूं मैं। क्या चीज? अगर आप प्लांट हार्मोन की बात करते हैं, ठीक, या हम बात करते हैं पादप हार्मोन की, या बेटा प्लांट को हम पादप बोलते हैं, ठीक है, तो पादप हार्मोन की हम बात करेंगे तो हमको क्या समझ में आती है बात? सर दो तरह का हार्मोन होता है, एक होता है जो इंक्रीज करता है चीजों को, मतलब प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगा, प्लांट की विड्थ को बढ़ाएगा, और एक होता है जो क्या करता है बेटा? जो सप्रेस करता है, या हम बोल रहे हैं कि प्लांट की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो उसको कम कर देगा, अगर प्लांट की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो उसको कम कर देगा। तो बेटा याद रखिए यहां पर कितने तरह के हार्मोन हैं, इनमें कुल मिलाकर के 5 तरह के भाई साहब हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहला लिखिएगा यहां पे बेटा, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन। अब ऑक्सिन आप बोलिए जिब्रेलिन। क्या बोलेंगे आप इसको? जिब्रेलिन। और बेटा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। अब याद रखिएगा बेटा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं बेटा? ये तीनों होते हैं आपके ग्रोथ प्रमोटर, मतलब ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे और अच्छा तो बेटा आपको समझ में आता है कि साइटोकाइनिन वाला जो है ये क्या करेगा? ये सेल डिवीजन को बढ़ाने का बहुत तगड़े से काम करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? अगर आपको कहीं सेल डिवीजन दिख रहा है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर है, वहां पर बताया गया है इन हार्मोन के बारे में। सीधे सीधे लिखिए लाइन कि जहां पर भी आपको सेल डिवीजन दिखे वहां पर एक हार्मोन का नाम लगा दीजिए, दैट इज नोन एज साइटोकाइनिन। तो क्या हो जाएगा बेटा? साइटोकाइनिन। अब यहां पर आप देख रहे हैं तो किसकी बात की है? इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन। मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा पूरा, मैंने कहा भाई साहब सेल डिवीजन है तो हम एक परसेप्शन लगा लें कि हम ढूंढे ऑप्शन में कहीं साइटोकाइनिन दिया है कि नहीं दिया है। तो ये देखो यहां पर आप देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन साइटोकाइनिन दिया है। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फिर से। क्या बोला गया? बोला गया है कि स्टूडेंट वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन को बढ़ा रहा है। उसके बाद अमंग द प्लांट शी आस्क्ड हर सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन फॉर द सेम।
अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पूरी, सीधे बोला गया है कि वो अपने प्रोफेसर से या अपने जो सुपरवाइजर है उनसे पूछ रही है कि कौन सा हार्मोन हम यूज करें जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि ये सेल डिवीजन बहुत इजीली हमारा बढ़ सकता है। तो बेटा आपको पता है कि सेल डिवीजन बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइटोकाइनिन यूज करते हैं। तो आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा फिर भी आपको एक टर्मिनोलॉजी पता है कि सेल डिवीजन होगा तो साइटोकाइनिन होगा। भाई साहब बस और कुछ याद करना ही नहीं है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि प्लांट की लेंथ को बढ़ाया जा रहा है तो कौन आ जाएगा, ऑक्सिन आ जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब अगर आप बोलिए कि हमने बोला कि प्लांट को सप्रेस किया जा रहा है, मतलब ग्रोथ को नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो यहां पे कौन सा हार्मोन आ जाएंगे बेटा, यहां पे दो हार्मोन आ जाएंगे, एक आ जाएगा ABA और एक आ जाएगा आपका एथाइलिन। अब देखो एथाइलिन या आप ABA, और बेटा ABA को हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। याद रखिएगा इस बात को कि एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये दोनों आपके ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों आपके ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, या हम बोलते हैं कि ये ग्रोथ को कम करने वाले होते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा एक बार आप इस सारी बातों को नोट करिएगा। हमने आपसे अभी बताया प्लांट में दो तरह के हार्मोन, एक ग्रोथ प्रमोटर और एक ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, जबकि ग्रोथ इनहिबिटर में ABA और एथाइलिन। देखिए मैं आपको सीधे यहां पर यह भी बोल सकता था कि बेटा ये ऑप्शन लगा लीजिए। जबरदस्ती मैं इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूं, मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने प्रीवियस 2 वीडियोस बायो की देखी होंगी और उसमें आपको बहुत इजीली समझ में आया है कि क्वेश्चन कैसे रिपीटेडली जा रहे हैं। आपने केमिस्ट्री की वीडियो देखी होगी, अभी मैं बोल रहा हूं आपने बहुत बार एक क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन रट गया होगा, क्या सिल्वर किसके साथ में रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ में। बार बार एक ही चीज पूछी जा रही है, ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी बन रही है, सल्फाइड की बन रही है। स्लेग लाइन क्या है, बार बार पूछा जा रहा है। तो बेटा जब आप बार बार एक ही चीज को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये इंपॉर्टेंट है या इसको हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो भाई देखो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा आई विश। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ये देखिए फिर से इतना बउआ वाला क्वेश्चन है ये, सबको पता है। क्या पता है कि सर सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, या हिंदी में बोलते हैं हम अर्ध स्वपोषी पोषण करने वाली बॉडी, केवल और केवल 2 होती है न्यूक्लियस को छोड़ करके, क्योंकि न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए पाया जाता है। भाई साहब जब सेल डिवीजन करना होगा तब न्यूक्लियस सेल डिवीजन कर लेता है, पर 2 ऐसी बॉडीज हैं जो न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करती हैं। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है प्लास्टिड। याद कर लीजिए इस बात को, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इनके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है और हम बोलते हैं खुद का राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम भी कैसा, देखो बेटा, और अगर चलो अभी तुम्हें हम टाइम दे रहे हैं कि राइबोसोम कैसा पाया जाएगा, लगा देते हैं तुम्हारे लिए कितनी देर का टाइमर लगाते हैं तुम्हारे लिए हम, केवल और केवल 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड में नहीं, केवल और केवल लगाते हैं तुम्हारे लिए हम टाइमर 10 सेकेंड का। ये लो 10 सेकेंड का टाइमर तुम्हारे लिए लगा हुआ है और ये टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। बेटा टाइमर खत्म। और अब तुमको ये पता होना चाहिए कि सर अब मिलाओ तुमने अपनी कॉपी में क्या लिखा है। बेटा तुमने लिखा है अगर 70S, अगर तुमने 70S लिखा है तब तो आपका आंसर सही है, और अगर आपने 80S लिखा है तो बेटा आपका चालान कट चुका है। आप ये जान लीजिए क्या होता है बेटा, 70S होता है कहां पर, ये आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और आप बोलते हैं प्लास्टिड में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, विच सेल ऑर्गेनील, कौन से कोशिकाओं के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। मतलब विच सेल ऑर्गेनील हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो बेटा किसमें पाया जाता है, अभी बताया है, घूमने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर पर आते हैं, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। और बेटा एक चीज और यहीं पे लिख लीजिए, क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को हम एक और चीज बोलते हैं, दैट इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। सेमी ऑटोनॉमस बॉडी,
ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि ये होते हैं आपके अर्ध स्वपोषी पोषण करने वाले कोशिकांग, या हम बोलते हैं कोशिका घटक। समझ में आ रही बात? चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा फिर से बात कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है। इतना रद्दी क्वेश्चन हमने सोचा नहीं था कि जो सीडीएस का एग्जाम है वो लेगा, बट अब है तो क्या किया जाए, देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात, तुमको ये बात पता है कि सर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो डिफ्यूजन जो होता है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती सर, और ऑस्मोसिस में आप देखेंगे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ में जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, वो केवल और केवल होता है वाटर के मॉलिक्यूल का या सॉल्वेंट का। भाई साहब ये ढूंढ लो बस और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं कि सर परासरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें अगर आप अधिक सांद्रता वाली जगह से जो कम सांद्रता वाली जगह है वहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर आप किसी भी चीज को पास करा देते हैं, और पास भी किसको कराएंगे बेटा, अगर आप विलयन देखते हैं तो आपको पता होगा सॉल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट, तो किसको पास कराएंगे, सल्यूट को। समझ में आ रही बात? तो हम क्या देखेंगे यहां पे, पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ेंगे, उसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। परासरण या ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है। तो बेटा जल अणु कहां से गुजरेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली से, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अधिक सांद्रता वाली जगह से कम सांद्रता वाली जगह पर, या हम बोल रहे हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ऑप्शन ढूंढो, क्या ये ऑप्शन कहीं है सर? देखेंगे हम लोग यहां पर, फर्स्ट वाला है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है थ्रू सेल वॉल, सेल वॉल तो है ही नहीं। अगर आप देखेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो फुल्ली परमिएबल, अभी बताया है सेमी परमिएबल या अर्धपारगम्य। तीसरा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फुल्ली परमिएबल, नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है यहां पे, वही वाला लगाएंगे, क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या लगाएंगे बेटा, डी वाला आंसर लगा देंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात बेटा। ये समझ में अगर आपको आ गया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो एक बार अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि सर इतने क्वेश्चन में मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो एटलीस्ट हमें समझ में आया ना कि जब बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है, और समझ में आने के बाद अगर कोई डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि हम उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, चलो भाई देखो अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए ये हो गया, देखो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता मतलब ज्यादा सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन की ओर, ये बता दिया था मैंने अभी। अच्छा अब देख लीजिए यहां पे, देखो ये 9th क्लास का एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक, 9th और 10th से ऊपर सीडीएस बढ़ ही नहीं पा रहा है, और तुम कह रहे हो कि बड़ा सर बस सीडीएस में तो भैया केमिस्ट्री और बायो आयो इतनी टफ आती है कि हो नहीं पाता है सर। हम तो कह रहे हैं तुमसे, तुम 9वें और 10वें की एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम्हें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। भाई साहब जितने हैं वो सारे वहीं से आ रहे हैं। फिर देखो यहां पे क्या बोला गया है, बोला गया है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप, मतलब 2 से ज्यादा क्रॉप को अगर हम साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड में लगाते हैं और हम एक डेफिनेट पैटर्न में लगाते हैं। बेटा अगर डेफिनेट पैटर्न आ जाएगा तो आपको याद रखना है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका इंटरक्रॉपिंग। समझ में आ रही बात, कुछ भी सोचना नहीं है। अगर डेफिनेट पैटर्न में है और साइमल्टेनियसली कहने का मतलब है साथ साथ लगा रहे हैं, साथ साथ लगा रहे हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में हमने रोज बना दी, और रोज में हम क्या कर रहे हैं, हम नालियां बना रहे हैं, और नालियों में हम एक डेफिनेट पैटर्न में लगा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। और इंटरक्रॉपिंग को भाई साहब एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग को ही आप देखेंगे तो इसको अंतर फसल बोलते हैं। समझ में आ गई बात। चलो भाई देखो अब क्या बोल रहे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है तुमको पता है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सेम एज इट इज आप देखेंगे तो सीडीएस से उठा करके एनडीए में भी रख दिया गया था। तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुराइए, आपको समझ में आएगी सारी बातें जो इसमें लिखी हुई हैं। क्या क्या चीज देखोगे यहां पे,
बोला गया है एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट, बेटा यूजफुल नहीं होती है किस चीज के अगेंस्ट में, अगेंस्ट अ वायरस। समझ में आती है हमको बात, वायरस के अगेंस्ट में ये हमारी प्रोडक्टिव नहीं होती है। क्यों? वेयर एज अ वैक्सीन इज, जबकि वैक्सीन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस, मतलब अगर आप बोलेंगे कि हमारा एंटीबायोटिक क्या चीज ऐसा नहीं करता है जिसकी वजह से वैक्सीन तो काम करती है पर आपका एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तो हम देखेंगे यहां पे बेटा एंटीबायोटिक कैन ब्रेक आरएनए ओनली वेयर एज वायरस हैज डीएनए। नहीं बेटा, आप वायरस को देखते हो तो उसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाया जा सकता है। अगर आप देखोगे किसमें, अगर हम बोलते हैं कई वायरस ऐसे हैं बेटा, अभी आपने देखा कोविड, आपको आरएनए भी देखने को मिल रहा है और उसके अलावा और भी कई वायरस हैं जिसमें आपको डीएनए भी देखने को मिल रहा है। तो हम सिर्फ बोलते हैं कि सर जब आप वायरस की बात करते हैं, वायरस, सुन लीजिएगा बात, वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, जिसमें प्रोटीन अलग है और न्यूक्लियो का मतलब क्या है बेटा, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, और वो न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोला गया है एन एंटीबायोटिक इज अ कार्बोहाइड्रेट इन इट्स केमिकल नेचर वेयर एज वैक्सीन इज प्रोटीन विच वर्क वेल टू किल ए वायरस। नहीं बेटा, यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका सरासर गलत है। उसके बाद ओनली अ वैक्सीन कैन ब्रेक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, नहीं ऐसा थोड़ा ना है, ठीक। बट अगर आप देखते हैं यहां पर फोर्थ वाले को क्या बोला गया है, वायरस डज नॉट यूज। अब इसको आप पढ़ के देखेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। भाई हम बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर हम किसी रोड पर जा रहे हैं, अब बेटा रोड पर जा रहे हैं और हमको पता है कि इस रोड पर आगे स्पीड ब्रेकर है और हमको पता है आगे स्पीड ब्रेकर है, हमारी गाड़ी उछल जाएगी, तो हम उस रोड को नहीं यूज कर रहे, हम दूसरी रोड पर चले जा रहे हैं। वायरस वही काम करता है, अगर एंटीबायोटिक रखा हुआ है आगे तो वो उस पाथवे को यूज ही नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, अ वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवे विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय अ एंटीबायोटिक, मतलब ऐसे पाथवे जिसको एंटीबायोटिक ब्लॉक कर दे रहा है, वायरस उसको यूज ही नहीं करेगा। बट अ वैक्सीन कैन बूस्ट अ इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट द वायरस। यस, जो वैक्सीन होता है ये क्या करता है बेटा, ये इंड्यूस करता है, या हम बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा पावर दे देता है इम्यून सिस्टम को ताकि ये लड़ सके, या हम बोल सकते हैं कि ये फाइट कर सके किसके अगेंस्ट में, जो भी यहां पर वायरस है उसके अगेंस्ट में। तो बेटा सिंपल सा आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, दैट इज नोन एज अ वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवे। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार अगर समझ में आ गया हो तो चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए। चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। ये देखो यहां पर तुम्हारे सामने आ गया, ये तो सीधे मैंने फिर कहा है कुछ क्वेश्चन है बेटा जो फैक्ट बेस है, फैक्ट बेस है, आपको याद है तो आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे आप। जैसे अगर मैं बोलता हूं यहां पे स्लीपिंग सिकनेस, हमें पता है ट्रिपैनोसोमा से होता है। अगर आप बोलेंगे लश्मानिया, तो बेटा लश्मानिया है, लजानिया नहीं है, ये लश्मानिया कॉजेस काला आजार। अगर आप बोलते हैं प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया, अगर आप बोलेंगे पैरामीशियम, तो सब पैरामीशियम जो होता है ये तो कुछ कॉज ही नहीं करता है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे बेटा, अगर हमें याद है तब तो हम लगा पाएंगे, अगर हमें नहीं याद है तो हम नहीं लगा पाएंगे, सीधे फैक्ट बेस है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रिपैनोसोमा। और अगर कोई भाई या कोई बहन है जिसको पूरा नाम जानना है तो आप लिख भी लीजिएगा इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। क्या बोला गया है, तो भैया इसका ए वाला आंसर होगा, ये देखो निद्रालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो बेटा ट्रिपैनोसोमा होता है, ए वाला आंसर होगा। ए वाला आंसर यहां पे लगा लीजिए, ये देखो ये आ गया ए वाला आंसर तुम्हारे सामने। ठीक, चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में क्या देखेंगे बेटा हम लोग, बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम बोल रहे हैं फ्री लिविंग एनिमल है, सॉरी फ्री लिविंग एनिमल या ऑर्गेनिज्म एक ही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वजीवी प्राणी है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्वजीवी प्राणी या फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। बेटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
सिंपल सी बात, तैरता रहेगा अगर पानी में है। अगर हम बोल रहे हैं कि लैंड पे है तो लैंड पे इजीली सरवाइव कर जाएगा, किसी के ऊपर किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं करेगा। तो अब हम इसके देखते हैं आंसर में क्या दिया है हमें। देखो लिवर फ्लूक, आपको पता है कि लिवर फ्लूक जो होता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक। तो ये क्या होगा बेटा, ये डिपेंड कर रहा है। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, बेटा वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी आपको पता होना चाहिए कि ये कॉज करता है फाइलेरियासिस, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में हाथी पांव, या अगर हम इंग्लिश में बोले इसको तो एक और नाम है एलिफेंटियासिस। तो हम क्या बोल रहे हैं, तीनों नामों में ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। और आपको देखने को मिलता है कि पैर बहुत मोटे मोटे से हो जाएंगे, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। प्लाज्मोडियम में आपको पता है कि मलेरिया कॉज करता है, जब ये जाएगा बॉडी में तब ये जा करके अलग अलग चीजें करेगा, मतलब बॉडी में जा रहा है, और जब बॉडी में जा रहा है बेटा तो ये क्या हो गया, ये डिपेंड हो गया। बट प्लेनेरिया को आप देखते हैं तो बेटा प्लेनेरिया को आप कट कर दीजिए, आपको देखने को मिलता है रीजनरेशन का बड़ा बढ़िया एग्जांपल है प्लेनेरिया। फिर से बोल रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी लाइफ प्रोसेस देखो, नहीं लाइफ प्रोसेस क्यों देखोगे, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखो, ठीक। और जैसे आप बोलेंगे एक चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और बेटा वहां पर आप देखेंगे तो ऐसे किताब है आपकी, और इस किताब में इस पेज पर यहां पर कहीं बीच में लिखा हुआ है, यहां पर किसके बारे में, रीजनरेशन के बारे में। और बेटा रीजनरेशन में आपको प्लेनेरिया साफ साफ दिख जाता है, ठीक। तो ये डिपेंड नहीं करता है, तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिंपल सी बात देखो भाई, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, यहां पर आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ये देखो। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत डायग्राम याद हो कार्डियक मसल का, तब तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसा डायग्राम होता है। अगर आप देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल सेल, आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर पूछा गया, और फिर से मैं बोल रहा हूं भैया 9th और 10th से ऊपर नहीं जा रहा है पेपर, जा ही नहीं रहा। आप क्लास 9th में जाओ, क्लास 9th एनसीईआरटी खोलो, मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं आपको, टिश्यू चैप्टर खोलो, और टिश्यू चैप्टर में फिर से बोल रहे हैं बेटा एक टॉपिक है उसमें एनिमल टिश्यू का, और एनिमल टिश्यू में आप नर्वस टिश्यू के आगे देखोगे तो मस्कुलर टिश्यू लिखा है, और मस्कुलर टिश्यू में भाई साहब देखो ये ऐसे है, फिर से किताब बता रहे तुम्हें, ऐसे किताब है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कंटेंट लिखा है, यहां डायग्राम बने हुए, और इन डायग्राम में आप देखेंगे तो सबसे नीचे वाला डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम आपका किसका है, ये आपका कार्डियक मसल सेल का डायग्राम है। अब बेटा कार्डियक मसल सेल का डायग्राम आप देखते हैं तो एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है, यूनी न्यूक्लिएट। अगर आप देखेंगे तो ये ब्रांच होता है, यस ये ब्रांच होता है, तो ब्रांच हो जाएगा, और ये सिलेंड्रिकल होते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनी न्यूक्लिएट। सिंपल सी बात। देखो डायग्राम अगर आपको याद है, या मैं आपको सोर्स बता रहा हूं, आप उस सोर्स में जाके चेक करिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सर ये कैसा होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, ये ब्रांच्ड होता है, और ये यूनी न्यूक्लिएट होता है। यूनी न्यूक्लिएट कहने का मतलब सिंगल न्यूक्लियस, अगर आप देखेंगे यहां पे ब्रांच कहने का मतलब एक के साथ बहुत सारे जुड़े हुए, और अगर आप सिलेंड्रिकल बोलते हैं बेटा तो इसका स्ट्रक्चर सिलेंडर जैसा होगा। चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बहुत तेजी से आ जाते हैं बेटा हम लोग इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा बढ़िया दिया हुआ है, बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक। यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, और थोड़ा सा आगे क्या बढ़ गए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इसको कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं, बट तुमको बता देते हैं हम इसका सोर्स क्या है। एक एक चीज का सोर्स ही बता रहा हूं मैं, इसलिए याद रखिएगा कहां से आपको क्या चीज पढ़नी है। 12वीं की एनसीईआरटी जब आप देखते हैं, क्लास 12th की एनसीईआरटी, तो वहां पर एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लास्ट में देखेंगे आप, लास्ट में जाकर के कहीं आपको इकोलॉजी में यूनिट जो इकोलॉजी है वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर जगह पर, पहले देखो समझाने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा, और तुमको समझ में आ जाएगा ये कि सर ज्यादा एक्सप्लेन ना करो इसको, हमको समझ में आ गया, सोर्स आपने बता दिया है, बस इतना बहुत है हमारे लिए। देखो यहां पे क्या बोला गया है, वाई इंग्लिश में नहीं पढ़ते इसको, आओ हिंदी में पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, किसी क्षेत्र की वनस्पति के अध्ययन के दौरान, ठीक, किसी क्षेत्र की वनस्पति के अध्ययन के दौरान प्रायः समष्टि और समुदाय
मतलब अगर आप बोलेंगे कम्युनिटी और पॉपुलेशन, कम्युनिटी पॉपुलेशन है ना, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम कहीं, हाँ पॉपुलेशन और कम्युनिटी, अगर आप पॉपुलेशन और कम्युनिटी को देख रहे हैं जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन किस समष्टि के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? देखो तुम्हें मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या है? पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन, बोला था ना। कम्युनिटी किसकी है? ऐसा थोड़ा ना है कि ह्यूमन ही कम्युनिटी में डॉग भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, हमने अपने घर में पाल रखा है डॉग, या हम बोल रहे हैं हमने अपने घर में कैट पाल रखी है, या अगर दुबई वगैरह आप चले जाइए वहां पर घर में लोगों ने लायन पाल रखा है। बट जहां पर ह्यूमन की कम्युनिटी है भाई साहब, वहां ह्यूमन की कम्युनिटी रहेगी ना। मतलब अगर आप कम्युनिटी की बात कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हो, ह्यूमन की बात कर रहे हो तो ह्यूमन की ही बात कर रहे हो। अगर आपने बात की है कैट की तो आप कैट की बात कर रहे हो, अगर डॉग की बात की है तो डॉग की बात कर रहे हो। बेटा अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? तो आपको देखने को मिलता है कि एक ही समय पर, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में रहने वाली किसी जाति के जीवों का समूह। मतलब अगर आप बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज, बेटा एक ही स्पीशीज है, वन स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, यही हो गया आंसर। बस घुमा फिरा करके हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा आंसर हमारे सामने दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत प्यार से सारी बातों को हम लोग देखते जाएंगे। देखो तो आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम इंटरवल। ठीक, चलो भाई देखो बहुत क्वेश्चन आज मुझे कराने हैं और ये सारे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है हमको, बेटा क्वेश्चन नंबर 17 हमको दिया है यहां पर, और हम क्या देख रहे हैं इसमें। देखो 17 अगर आपको समझ में आए थोड़ा सा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर हमको हार्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से याद है, और हार्ट का डायग्राम याद होने से पहले हमको एक बात और याद होनी चाहिए कि हमारा प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहां आ रहा है या कहां से जा रहा है। आपको यह पता है कि लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड आता है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आता है। मतलब अगर आप दाहिने साइड में देखेंगे तो आपका इम्प्योर आएगा और बाएं साइड में क्या आएगा, आपका प्योर ब्लड आएगा। अब समझो यहां पे बोला गया है इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में हिंदी में पढ़ते हैं, क्या बोला गया, इन अ ह्यूमन बॉडी, इसका हिंदी वाला चला गया क्या, चलो कोई बात नहीं। इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, हमको समझ में आ रहा है डबल सर्कुलेशन से फ्लो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड, कौन सा स्टेटमेंट सही है इस रिगार्ड में। क्या बोला गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग, खत्म बेटा, यही आंसर खत्म हो गया, पहला ही आंसर सही है, कहीं और घूमना ही नहीं है, पहला ही आंसर सही है आपका, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अगर आप दूसरा पढ़ भी लेते हैं, ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन, नहीं पुअर नहीं होता है। क्यों नहीं पुअर होता है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड तो रिच होता है, मतलब आप बोलेंगे तो प्योर होगा, और प्योर क्या होता है बेटा, रिच होता है। ठीक, तो सेकेंड वाला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ऐसे ही बेटा आपको देखने को मिलेगा कि दो ऑप्शन और जो है आपके वो भी आपके नहीं सही हैं, तो हम आ जाएंगे किस पे, हम आ जाएंगे सीधे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच करता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में फ्रॉम द लंग्स। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। अब आपको यह बात पता है कि जो फंगस होते हैं, या हम बोलते हैं कि जो फंजाई है या जो कवक है, वो क्या करता है, वो आपको पता है ब्रेड वगैरह के ऊपर आकर के फंगस लग जाता है और तोड़ेगा फूड को, अपने अंदर से एसिड निकालता है, फूड को तोड़ता है, तोड़ने के बाद में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फूड को बाहर तोड़ रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, वही बात यहां पर कही गई है। तो देखते हैं क्या इसमें कहीं कवक पाया जा रहा है। देखो भाई, ईस्ट बिल्कुल सही बात है, मशरूम यस इट इज अ टाइप ऑफ अ फंजाई, और ब्रेड मोल्ड यस इट इज अ टाइप ऑफ अ फंजाई। आपको देखने को मिलेगा मशरूम, अमीबा, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट तो खुद का खाना बना लेते हैं, आंसर नहीं है। कैसरेटा, टेप वॉर्म, लाइस, बेटा टेप वॉर्म क्या करेंगे, टेप वॉर्म बॉडी के अंदर चले जाते हैं, लाइस खून चूसती है,
ठीक। फिर आप देखते हैं पैरामीशियम अमीबा कस्ट्रेटा, नहीं बेटा, किसी ऑप्शन में आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है जो आपको इसको सेटिस्फाई कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधे 1 वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज नोन एज ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। बिकॉज आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहां पर मोस्टली सारे क्या है, सारे आपके फंजाई है। ठीक। और फंजाई का ये कैरेक्टर है कि ये बॉडी के बाहर क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन्स रिलीज करता है। और टॉक्सिन जो होंगे वो क्या कॉज करेंगे बेटा? टॉक्सिन ही आपके ब्रेकडाउन कॉज करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फंजाई में क्या पाए जाते हैं बेटा? फंजाई में पाए जाते हैं हाइफी, और हाइफी आगे जाकर के माइसीलिया बनाते हैं। और बेटा माइसीलिया जो होगा, या हम बोलते हैं कि फंजाई में हॉस्टोरिया पाए जाते हैं। हॉस्टोरिया कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जो सक करने का काम करते हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलती हैं? फंजाई में। और फंजाई की वजह से ही ये वाला आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। चलो भाई, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ये देखो। अब बोला गया है, यहां पे क्या बोला गया बेटा? रूपा और सचिन, यहां पे देखते हैं हिंदी में क्या है। रूपा और सचिन ने अपने विद्यालय के उद्यान में, मतलब अपने विद्यालय के पार्क में एक प्राणी देखा। भाई देख लिया इन्होंने प्राणी। रूपा ने इसे एक कीट कहा है। कीट कहने का मतलब क्या है बेटा? इंसेक्ट कहा है। जबकि सचिन ने इसकी पहचान केचुए के रूप में की है। अब देखो, सचिन जो है वो कह रहा केचुआ है, नहीं रूपा कह रही नहीं नहीं नहीं, केचुआ नहीं है, क्या है? इंसेक्ट है, कीट है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पुष्टि करता है कि यह एक कीट है? अब देखो, अगर अर्थवर्म होता, बता दिया गया है हमको कि ये एक कीट है, हमको बता दिया गया है, हमसे पूछा गया कि इसके क्या कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। अब आपको ये बात पता है कि कीट जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ऑर्थोपोडा होते हैं। और ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मतलब 8 और पोडा मतलब पैर, मतलब 8 पैर वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पैर आपस में जुड़े रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे बेटा? उक्त प्राणी के संधित पाद थे। मतलब यहां पर आप देखेंगे तो संधित पाद कहने का मतलब क्या है बेटा? जॉइंटेड लेग्स पाए जा रहे हैं। देखो हिंदी में क्या यहां पे लिखा है और इंग्लिश में क्या लिखा है? यस, इंग्लिश में भी यही है, द एनिमल हैड जॉइंटेड लेग्स। तो आपको बेटा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आपको मिल रहा है यहां पे। और सीधे आंसर मिलेगा तो हम यही लगा देंगे कि एनिमल जो है इसका क्या पाया जा रहा है बेटा? जॉइंटेड लेग्स पाए जा रहे हैं। ठीक। चलो भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये देखो। यहां दिया है हमें कि एनिमल विच आर मैरीन, मतलब पानी में रहने वाले हैं, समुद्र में रहने वाले हैं, मैरीन है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब इनकी सिमेट्री जो पाई जा रही है वो बाइलेटरल पाई जा रही है। और उसके बाद बोला गया है हैव अ सीलोम, मतलब सीलोम कहने का मतलब है कि बॉडी कैविटी है इसमें। और एंड आ नोटोकॉर्ड, बट बेटा नोटोकॉर्ड बट नेवर फॉर्म अ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए, अगर आप वर्टिब्रेट की बात करते हैं, अगर आप कॉर्डेट की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम इसमें नहीं पाई जा रही है बेटा, तो कॉर्डेट वर्टिब्रेट ये तो सीधे खत्म हो गया। मैमेलिया क्या होते हैं? मैमल्स जो होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं। तो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, इतने रद्दी ऑप्शन बनाए जाते हैं कि आप अगर एलिमिनेशन मेथड से भी करना चाहें तो आप इसको और इसको सीधे हटा सकते हैं। आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया आपका प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट क्यों? क्योंकि यहां पर आपका नोटोकॉर्ड तो पाया जा रहा है बेटा, नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, बट नोटोकॉर्ड आगे जाकर के वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना रहा है। समझ में आ गई बात? चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये देखो। ये दिया हुआ है हमें फिर से क्लास 9th, भैया 9वीं क्लास का क्वेश्चन फिर से आ गया है। और फिर से आ गए हैं आप टिश्यू वाले पोर्शन में। और टिश्यू वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है पहले पन्ने पे लिखा है, उसके बाद दूसरे पन्ने पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या? आपको देखने को मिलेगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग अलग जगह पर पाया जाता है। पहला है एपिकल, दूसरा है इंटरकैलरी और तीसरा है लेटरल। बेटा इंटरकैलरी के बारे में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर आप देखते हैं पादपों में अंतवृषी अभिज्योतक ऊतक कहां पाए जाते हैं? ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? जो अंतवृषी विभज्योतक ऊतक है ये आपको कहां देखने को मिलता है? देखो सिंपल सा है, फैक्ट है,
और इसकी लोकेशन चेंज नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे, जो बेस होता है नोड और इंटर नोड का, और बेस ऑफ नोड एंड इंटर नोड, और वहीं से क्या निकलती है बेटा, लीफ। तो हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि सर लीफ के बेस में या तो देख लीजिए, और या तो आप देख लीजिए नोड और इंटर नोड के बेस में। तो आप दोनों जगह पर बोलोगे तो आपका आंसर एक ही आएगा, बेस ऑफ लीव्स और इंटर नोड, या पत्तियों अथवा पर्वों के आधार पर पाए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया, आप इसको अगर लगाना चाहे हिंदी में तो यहां लगा लीजिए, और इंग्लिश में लगाना चाहे तो यहां लगा लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, बस बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां तक हम लोगों ने 2021 में आए हुए, चाहे आप CDS 1 की बात करें, चाहे आप CDS 2 की बात करें, बायो के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर विद एक्सप्लेनेशन देखे हैं बेटा। देखिए एक्सप्लेनेशन मैं क्यों करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है। क्यों लंबी है, क्योंकि यहां पर काफी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। अगर उसके आसपास के कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपके कहीं से भी छूट के ना जाए। ठीक है, तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे 2022 के क्वेश्चंस के बारे में। एक वीडियो में कोशिश की जाएगी केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, एक वीडियो में बायो के सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आऊंगा मैं फिर से। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने मां बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।